हेलो एवरीवन, दिस इज करण एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज फॉर नीट 2023 एंड 2024। अगर आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो, समझो। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये है फ्रॉम द चैप्टर सॉलिड स्टेट। पहले आप इसको खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो और उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखना। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज। पहली बात तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है आपका जेड वैल्यू। जो आप जेड निकालते हो ना, जो एससीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है भाई? 1 होती है। बीसीसी के लिए क्या होती है? 2 होती है। हम क्या बोलते हैं, बीसीसी में क्या होता है? 8 कॉर्नर्स पे होता है और एक बॉडी सेंटर पे होता है। एफसीसी में क्या होता है भाई? जेड इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, ये कैसे आता है मैं अभी इसको भी करा दूंगा। बट पहले तो बात आती है डायमंड यूनिट सेल। या आपने सुना नहीं होगा जनरली। जिसने नहीं सुना है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जिसने सुना है बहुत अच्छी बात है। डायमंड यूनिट सेल, डायमंड सुनना बहुत ध्यान से। इसमें क्या होता है, पहली बात तो डायमंड में ऑलवेज यार ओनली कार्बन होते हैं यार। इसमें तो और कोई मतलब दोहराई की बात ही नहीं थी। ओनली कार्बन एटम्स होते हैं। कार्बन एटम ही इसमें क्या बनाता है भाई? एफसीसी बनाता है। एफसीसी का मतलब क्या हो गया बेटा? एफसीसी का मतलब हो गया 8 कॉर्नर पे जाएगा, 8 कॉर्नर पे जाएगा और आपका 6 फेस सेंटर्स पे जाएगा। किस पे जाएगा? 6 फेस सेंटर्स पे जाएगा। अब क्या करोगे आप? कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करोगे। 8 इंटू 1/8, बिकॉज कॉर्नर हैज द कंट्रीब्यूशन ऑफ 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर्स है तो 1/2, क्योंकि एक फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन क्या होती है? 1/2। तो आ गया कितना आंसर? 4। बेसिकली एफसीसी वाले का तो कंट्रीब्यूशन 4 हो गया। अब और भी कार्बन एटम्स होते हैं जो कि जाते हैं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। किसमें जाते हैं? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके पास एफसीसी है, ध्यान से पूरी वीडियो को अगर एंड तक देखोगे, एक वीडियो से आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करता हूं। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस चूज करता हूं जिनसे आपका काफी सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही वीडियो से क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो, क्योंकि मैं स्लोली स्लोली धीमे धीमे हर एक चीज समझाते हुए चलता हूँ। ठीक है, एफसीसी का मतलब क्या होता है? अगर मैंने बोला कि z इक्वल टू 4 है, z इक्वल टू 4 है, तो भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? वो होते हैं z के बराबर, दैट इज 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? वो होते हैं 2 इंटू जेड, दैट इज 8 के बराबर। समझ में आया? अगर एफसीसी की वैल्यू, जेड की वैल्यू 4 है तो भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 4 होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसके डबल होते हैं, दैट इज 8। अब मैं बोल रहा हूं कि वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब इसमें क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया भाई? वो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक्चुअली अंदर ही होते हैं यूनिट सेल के, तो कंट्रीब्यूशन भी इसकी 1 होती है। जिसको नहीं समझ में आ रहा, बस इतना याद रख लो, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होते हैं, अल्टरनेट बोला है तो 4 आ गया, दैट्स इट। कंट्रीब्यूशन 1 ही मान के चलते हैं, तो हो गया 4। अब टोटल ऐड कर दो मेरे भाई, टोटल ऐड कर दो मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? 4 + 4 इज 8। अब जिसको इससे कुछ भी मतलब नहीं है वो एक काम कर लो, फॉर डायमंड यूनिट सेल, आपकी z की वैल्यू 8 होती है। आपकी z की वैल्यू 8 होती है। देयर आर 8 एटम्स पर यूनिट सेल। आंसर आ गया आपका डी। जिसको कुछ भी नहीं करना वो बस इतना याद रख लो, देयर आर 8 एटम्स पर यूनिट सेल इन दी डायमंड यूनिट सेल। समझ में आया? अब भूले भटके अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भाई डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कभी भूले भटके पूछ ले तो याद रख लेना 34% होती है। कितनी होती है? 34% होती है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए था कि भाई पैकिंग एफिशिएंसी तो बहुत कम है, तो डायमंड इतना हार्डेस्ट मटेरियल होता कैसे है? इसका रीजन है, बस शॉर्ट में बता रहा हूं कि डायमंड में एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर है। अगर आपसे असर्शन रीजन में पूछ ले कि इसमें तो 34% है फिर भी स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है,
क्योंकि डायमंड में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर है, इसीलिए इतनी कम पैकिंग एफिशिएंसी होने पे भी वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आया? जिसको कुछ मतलब नहीं है बस याद रख लो, डायमंड में Z की वैल्यू 8 होती है, पैकिंग एफिशिएंसी 34% होता है, बट फिर भी मैंने सिखा दिया कि करते कैसे हैं। और अगर कोई समझ नहीं पा रहा मैं चीज और लिख देता हूं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो कंट्रीब्यूशन होती है, कंट्रीब्यूशन, वो 1 मान के चलते हैं। क्यों है वो आपको समझाने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, बस इतना समझ लो। एससीसी का Z1, बीसीसी का Z2, एफसीसी का Z4, डायमंड का आ गया 8, और डायमंड में कार्बन होता है एफसीसी में, और कार्बन ही होता है वॉइड्स में। एफसीसी क्या है? 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर, और बाकी जो बचे कुचे कार्बन है वो कहाँ जाते हैं? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, उसके अल्टरनेट मतलब 4, तो ये हो गया 4 + 4 = 8। मैंने बहुत कोशिश करी समझाने की, आई होप समझ में आया होगा। चले आगे देखो, अगला क्वेश्चन आता है भाई फ्रॉम द टॉपिक आयोनिक इक्विलिब्रिया, जो बहुत लोगों का फोबिया होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पढ़ो और खुद से पहले ट्राई करो। फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन द 0.1 मोलर NaOH गिवन दैट द आयनिक प्रोडक्ट। इसको आप KSP ही लिख कर चलना, वरना आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए तो इसको KSP ही लिख दो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये। ऑफ NiOH होल ट्वाइस इज 2 × 10⁻⁻15। भाई पहले तो क्वेश्चन समझो, मेरा पर्पज सिर्फ क्वेश्चन लेने का नहीं होता है, मेरा पर्पज आपको समझाने का होता है। इसमें सॉल्युबिलिटी भी लग रही है, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है। अब मैं समझाऊंगा आपको। देखो पहले तो सॉल्युबिलिटी पे चलते हैं बात करने, सॉल्युबिलिटी पे चलते हैं। अगर कोई आपका ए बी सॉलिड है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मान लो कि बहुत कम सॉल्युबल है। अगर बहुत कम सॉल्युबल है इसका मतलब ये जो अपने आयंस देगा वो बहुत कम देगा, बहुत कम देगा। मैंने बोला इसकी सॉल्युबिलिटी थी S, जो कि हम काउंट करेंगे नहीं, ये कट गया, ये भी आ गया S, ये भी आ गया S एट T = इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। वो क्या होता है? S² आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? मैं कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। मान लो AB2 है, मान लो AB2 है तो क्या होगा? मान लो AB2 है तो क्या होगा? A टूटेगा +2 में और B टूटेगा 2B नेगेटिव में। समझे? इसका आया S, इसका आया 2S। अब KSP कैसे लिखोगे? इसका A का क्या है? S, और B का क्या है? 2S, लेकिन होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री है 2। समझे? तो क्या आ गया? KSP = 4S3। पहले ही समझो। अब अगला क्वेश्चन आता है कॉमन आयन इफेक्ट का, जो पहले ये क्वेश्चन है। अब मान लो मैं निकल हाइड्रोक्साइड लेता हूं, कैसे टूटेगा? अभी करा मैंने, निकल +2 + 2OH-। मैं बोल रहा हूं इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो S थी, इसका मतलब ये कितने निकल +2 देगा? S, और कितने OH- देगा? 2S। लेकिन 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 हमारे पास NaOH भी तो है, हमारे पास NaOH भी है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और NaOH से हमको जो OH- मिल रहा है वो मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। भाई एक ही डब्बा है ना, उसमें निकल से भी चाहे OH- आए चाहे इससे भी आए, OH- तो बराबर ही रहेंगे, तो टोटल कितना हो गया? 0.1 मोलर। अब देखो कॉमन आयन का मतलब क्या होता है, समझने की मेरी कोशिश करो बात। एक ये इक्विलिब्रियम ऑलरेडी चल रहा था, निकल हाइड्रोक्साइड दे रहा था निकल +2 और OH-। अब आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और डाल दिया, NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। उस OH- जो आपने इससे डाला है, क्या हुआ? OH- की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, और ली चैटलर प्रिंसिपल कहता है कि अगर कंसेंट्रेशन इधर बढ़ी है तो अब ये इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो गई। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कोई कॉमन आयन आता है तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। समझे? पहले ही तो बहुत कम टूट रहा था, तभी तो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। पहले ही बहुत कम सॉल्युबिलिटी थी, और अब तो और कम हो गई, मतलब एस बहुत कम हो चुका है। अब जरा
मैंने बोला था केएसपी या कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी टेम्परेचर के अलावा किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता, तो वो तो सेम रहने वाला है। तो हम केएसपी लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे निकल प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन जो कि है S, और हम लिखेंगे किसकी, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो कि है 2S प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। अब मैंने बोला कि कॉमन आयन के वजह से तो S की वैल्यू बहुत कम हो गई। अब इस पे हम लेंगे अप्रोक्सीमेशन। अब आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है कि अप्रोक्सीमेशन कब लेना है कब नहीं, तो भाई पहले मैं कहता हूं कि अप्रोक्सीमेशन ले लो, मान के चल लो। मैंने बोल दिया लेट जो 2S की वैल्यू है बहुत 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 छोटी है 0.1 से, मैंने मान लिया। अब क्या हो जाएगा, KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बोलो जरा क्या हो जाएगा, KSP इक्वल टू हो जाएगा S इंटू 0.01, क्योंकि 0.1 का होल स्क्वायर होता है 0.01। ये समझ में आया। अब KSP की वैल्यू हमें दी गई थी 2 इंटू 10 की पावर -15। सॉल्व करोगे तो S की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -13। अब ये सॉल्युबिलिटी आ गई। अब जब ये सॉल्युबिलिटी आई है तो ये कौन सी सॉल्युबिलिटी है, इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, जो हमें निकालनी थी। अब ये आने के बाद एक बार जरा चेक करो, एक बार जरा चेक करो, 2 इंटू 10 की पावर -13 और ये रहा 0.1, कौन छोटा है, ऑब्वियस सी बात है ये छोटा है, बहुत छोटा है। जो हमारा जो अप्रोक्सीमेशन था वो सही है। तो मैं कहता हूं पहले अप्रोक्सीमेशन कर दो और फिर चेक करो कि क्या हमारा अप्रोक्सीमेशन सही था, और 99.9% केसेस में सही निकलेगा। हमारा आंसर आ चुका है। क्या करा था हमने, हमने भाई पहले तो निकालना सिखाया केएसपी और एस स्क्वायर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, रिलेशन क्या होता है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। फिर हमने क्या चीज सीखी, हमने क्या चीज सीखी, हमने ये सीखी कि अगर कॉमन आयन आता है तो डिक्रीज कैसे कर रहा है सॉल्युबिलिटी, कैसे कैसे, क्योंकि बैकवर्ड लेकर जा रहा है। और कॉन्सेंट्रेशन टोटल लिखी OH माइनस की, फिर हमने लिखा KSP का एक्सप्रेशन, फिर हमने बोला कि सॉल्युबिलिटी क्योंकि डिक्रीज कर रही थी तो 2S बहुत छोटा होगा, उसे इग्नोर करके हमने फाइनली निकाल दिया। आप एक क्वेश्चन से क्या क्या सीखे, KSP और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन सीखे, आपने सीखा कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कैसे करती है, इक्विलिब्रियम कैसे बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है इसमें, आपने सीखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो KSP कभी भी चेंज नहीं होगा। आपने एक क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा है, यही फायदा होता है मेरे क्वेश्चंस का। ठीक है, मैं भले स्लो चल रहा हूँ, वीडियो को 2x पे देखो यार, जो देखना है जैसे देखना है जब देखना है 2x पे देखो 1.5x पे देखो, बट देखो पूरा यार, एंड तक टिके रहो, ताकि मैं ग्रेजुअली आपको पूरा एक एक चीज के अंदर घोट के डाल दूंगा पूरा। आगे चले, अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। Following solutions were prepared by mixing different volumes of NaOH HCl of different concentrations। क्वेश्चन कहता है इसमें कि which solution will have pH equal to 1, will have pH equal to 1। अब इधर मैं कुछ चीजें सिखाने चाहता हूं आपको। देखो भाई कुछ चीजें सिखाता हूं। पहली बात, pH का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, दैट इज मोलैरिटी, दैट इज मोलैरिटी। समझ में आया, माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज मोलैरिटी, बड़ी मां, जो कि लास्ट कल के वीडियो में हमने करा रखा है। ठीक है, समझे। पीएच प्लस POH क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 14 फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम मान के चलते हैं। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। इतना तो पता होगा, pH अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक है, अल्कलाइन है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगना है। देखो एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कॉन्सेप्ट है हमारे पास। पहला मैंने कल ही किया था ये मोलैरिटी का, एक और चीज लगती है। मोलैरिटी क्या होता है भाई, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो क्या हो जाता है, मोल्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब अगर हमारा वॉल्यूम ml में है तो हमारे पास क्या आएगा, मिली मोल्स आएगा, क्या आएगा, मिली मोल्स आएगा। अगर हमारा वॉल्यूम ml में है तो मिली मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। समझे। अब मैं पहला केस लेता हूं, पहला केस है 60 ml।
अब देखो, अच्छा एक और चीज, अगर मैं एक HCl ले रहा हूं और मैं साथ में NaOH ले रहा हूं, भाई ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड को बेस पसंद है, क्या करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा नहीं होगा कि H प्लस भी जुड़ रहा है, OH माइनस भी जुड़ रहा है, नहीं। आपको पता है कि ये एक दूसरे को खत्म करेंगे, है ना। मान लो यहाँ पे 2H प्लस थे और यहाँ पे 2OH माइनस है, तो पूरा खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4H प्लस थे, 2OH माइनस थे, तो क्या होगा? ये होगा ये पूरा खत्म। यहाँ पे बचेगा कौन? 2H प्लस। तो हम बोलेंगे कि इस केस में सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर यहाँ पे 4H प्लस है, यहाँ पे 8OH माइनस है, तो क्या होगा? ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये बचेगा 4OH माइनस, और हम बोलेंगे सॉल्यूशन बेसिक है। समझे? अब देखो, पहला केस आपको कह रहा है कि HCl कितना है? 60 ml और 1/10 इसकी मोलैरिटी है। अब ml में है तो सिंपल क्या लिखोगे? मिली मोल्स ऑफ HCl लिखोगे। क्या लिखोगे? मिली मोल्स ऑफ HCl। कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। क्या करोगे? 60 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 6। आपने क्या करा? NaOH के बारे में बात करी, आपने NaOH के बारे में बात करी, तो 40 इंटू 1/10। शिट, अरे यार एक सेकंड। हाँ, 40 इंटू 1/10 तो कितना आ गया? 4 मिली मोल्स। भाई मुझे बता दो, मैं पहले ही केस यहाँ पे ले लेता हूँ, रुक जाओ मैं यहीं पे ले लेता हूँ। आपका था HCl प्लस NaOH पहले केस में, ये आया 6 मिली मोल और ये आया 4 मिली मोल। जरा मुझे बताओ कौन ज्यादा है? HCl ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो ये पूरा खत्म हो गया, ये कौन हो गया? बचा कौन? 2 मिली मोल्स ऑफ H प्लस। अब हमें तो कंसेंट्रेशन चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? कंसेंट्रेशन चाहिए ना। आपने इसका 60 ml लिया, इसका 40 ml, टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? 100 ml। टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? 100 ml। अब हमें मोलैरिटी निकालनी होगी H प्लस की, तो क्या आएगी? 2 मिली मोल डिवाइडेड बाय 100 ml। आंसर आ गया 0.02 मोलर। आप इससे पीएच निकाल के देखना, वन नहीं आएगी, वन नहीं आएगी। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई आपने ml और ये कैसे मोलर कैसे लिख दिया, लीटर था। तो ये देखो भाई, अगर मैं इसको मिली मोल को किस में कन्वर्ट करूं? मोल में कन्वर्ट करूं, और मैं ml को लीटर में कन्वर्ट करूं, तो क्या होगा? फिर से होगा, तो कट जाएगा। समझे? तो अगर ऊपर आपका मिली मोल है तो नीचे ml हो सकता है, आपका आंसर मोलैरिटी में ही आएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर बी के लिए। पार्ट नंबर बी के लिए देखो, इसके लिए सॉल्व करो तो क्या आएगा? मिली मोल्स कितने आएंगे? 5.5। इसके लिए करोगे तो कितना आएगा? 4.5। कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, फिर से HCl ज्यादा है। तो कितना बचेगा? फिर से बचेगा 1 बचेगा मिली मोल, 1 मिली मोल, है ना, 1 मिली मोल। और आपका वॉल्यूम कितना हो गया? 100। तो कितना आया? 10⁻²। पीएच कितना आ जाएगा? 2। हमें कितना चाहिए था? 1। पार्ट सी 75 ml HCl, तो इसके मिलीमोल्स कितने आ गए? 15। इसके मिलीमोल्स कितने आ गए? 5। अभी भी कौन ज्यादा है? HCl। तो पार्ट सी के लिए क्या करेंगे? पार्ट सी के लिए क्या करेंगे? तो कितने बचे? रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग बचे 10 मिली मोल ऑफ HCl, 10 मिली मोल ऑफ HCl। इसका मतलब मोलैरिटी निकालो जरा, मोलैरिटी निकालो, कितना आ जाएगा? 10/100। कितना आया? 0.1। पीएच कितनी आ गई? पीएच कितनी आ गई भाई? कैसे निकाला? -log of 10⁻⁻1 इज इक्वल टू -12 आ जाएगा, तो log of 10 दैट इज 1। कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं बहुत लेट करा रहा हूँ, बहुत धीमे करा रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज कर रहा हूँ। भाई आप मेरी वीडियो को 2x पे देखो एक बार, अगर जल्दी में देखना है तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक बार जाकर देखोगे कि मैंने हर एक बेसिक को उठा के क्लियर किया है। आई होप। जरा मुझे एक काम करना, मुझे एक फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में डाल देना। मेरी वीडियोस, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, जो मेरा क्वेश्चंस को अप्रोच करवाने का तरीका है, उसमें कोई कमी है या नहीं है। अगर है तो मुझे बता देना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री विद करण।